हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 की जो प्रज्ञा पुस्तक है उसमें से 16 पाठ जिसका नाम है सोना, इसे महादेवी वर्मा ने लिखा है और उनका लिखा हुआ ये रेखा चित्र है। रेखा चित्र महादेवी वर्मा लिखती हैं। तो इस रेखा चित्र के माध्यम से उन्होंने हिरण के एक बच्चे का बहुत ही अच्छा और मार्मिक चित्रण किया है। महादेवी वर्मा अपने घर में बहुत से पशु पक्षियों को रखती थी, पालती थी और उनके ऊपर उन्होंने बहुत सारे रेखा चित्र लिखे हैं। तो आपका ये जो पाठ सोना है, इसमें हिरण के बच्चे का वो नाम है सोना और उसके बारे में बहुत ही अच्छा चित्रण किया है कि किस प्रकार उनके यहाँ आया और किस प्रकार से सोना की क्या क्या आदतें थीं। तो ये वीडियो आप आखिरी तक बच्चों ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए, इसका अर्थ समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस पाठ को शुरू करते हैं जिसका नाम है सोना और लेखिका है महादेवी वर्मा। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का कारण है मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री सुस्मिता ने लिखा है, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला था। बीते कुछ महीनों से हम उसे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल में संबद्ध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी? तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि आज मुझे अचानक ही अपने सोना की याद आ गई है। इसका कारण ये है कि मेरी एक परिचित है, उन्होंने मुझे पत्र लिखा है कि मेरे पास एक हिरन का बच्चा है, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है और मेरे पास उसको रखने के लिए जगह नहीं है। तो क्या आप उसे रखेंगी? तो उस पत्र को देखकर मुझे अपने यहाँ पला हुआ जो हिरन का बच्चा सोना है उसकी आज मुझे याद आ गई। सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उसे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। तो उन परिचित का बड़ा विश्वास था कि महादेवी वर्मा को मैं अगर अपना हिरन का बच्चा दूंगी तो वो बहुत अच्छे से उसका पालन पोषण करेंगी, इसलिए वो उन्हें देना चाहती थी। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। तो लेखिका कहती कि मैंने ये प्रण कर लिया था कि अब मैं किसी भी हिरन के बच्चे को नहीं पालूंगी, लेकिन आज मुझे अपना ये नियम भंग करना पड़ रहा है। सोना इसी प्रकार अचानक आई थी। अब वो अपने घर की जो सोना पहले जिसको उन्होंने पाला था हिरन के बच्चे को, उसकी वो याद करते हुए कहती हैं कि सोना इसी प्रकार अचानक मेरे घर में आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग की रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। तो जब सोना लेखिका के घर में आई थी तो एकदम बच्चा थी और उसका वर्णन करते हुए कहती हैं कि सुनहरे रंग की वो थी और उसके छोटा सा मुंह था और बड़ी बड़ी आंखें थीं, लंबे कान, पतली सुडौल टांगें जिन्हें देखते ही उनमें प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंध जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के उपयुक्त सोना, सुवर्णा, स्वरलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए। तो लेखिका कहती है वो इतनी अच्छी थी, उसका रंग इतना चमकीला था कि कोई उसे सुवर्णा तो कोई स्वर्णलेखा तो कोई इस तरीके से उसका नाम सोना ऐसे पुकारता था। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। अब कहती कि किस तरीके से वो हिरन का बच्चा सोना जो था वो मेरे पास आई। मनुष्य की जो आदत है पशुओं का शिकार करने की, उसी के कारण सोना भी अपने परिवेश से बाहर निकल आई थी, मानव जाति में चली आई थी।
प्रशांत वन स्थली में जब अलस भाव से रोम मंथन हुआ करता हुआ बैठा मृग समूह शिकारियों के आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सद्य प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। अब बताती है कि जंगल में सोना किस प्रकार से इंसानों के हाथ में लगी। उन्होंने कहा सोना तुरंत वो पैदा हुई थी और जैसे ही शिकारियों का दल आया, सोना की माँ भागने में असमर्थ रही। वो और हिरण की तरह भाग नहीं पाई। सद्य जात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण दे दिए। तो क्योंकि बच्चा छोटा था, वो इसलिए माँ भागी नहीं, अपने बच्चे के प्राणों की रक्षा के लिए वहीं बैठी रही और सोना की माँ की जो जान है वो शिकारियों ने ले ली। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरनी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की सद्य गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिला पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। अब कहा कि सोना को वो मारा नहीं उन शिकारियों ने, उसमें से उसको जिंदा ले आए और उनके घर वालों ने उसे 3-4 दिन पानी में दूध मिला मिलाकर उनको जिंदा रखा। सुस्मिता वसु के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और उस अनाथ शावक को मुमूर्षु अवस्था में मेरे पास ले आई। अब कहा कि वही कोई बच्ची जिसके घर में वो सोना थी, वो मेरे पास उसको ले आई। 4 दिन का वो शावक था। शावक अवांछित तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु उसे मैंने स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहरे रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। अब लेखिका कहती है सोना जब एकदम बच्चा थी मेरे पास आई तो उसके लिए दूध पिलाने की शीशी का इंतजाम किया गया, ग्लूकोज, बकरी का दूध सब कुछ लाया गया और इस तरीके से उसको जिंदा रखने का प्रयास प्रारंभ हुआ। उसका मुख इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था। उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते फांदते हुए भी भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ आती और अपनी तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वो कोई सजीव मित्र हो। तो धीरे धीरे सोना उस दूध पीना शीशी से सीख गई और अपनी शीशी को भी पहचानने लगी दूध की। तो भक्तिन उनके घर की नौकरानी थी। जैसे ही वो उसकी शीशी साफ करती थी दूध पिलाने के लिए, वैसे ही सोना उसके पास आकर खड़ी हो जाती थी। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया था, पर वहाँ गंदा ना करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से पड़ सकी। अंधेरा होते ही वो मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर ही वह बाहर निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थिनियों के निकट पहले वो कौतुक के कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका किसी काम में मन ही नहीं लगता था। क्योंकि महादेवी वर्मा विद्यालय में पढ़ाती थी, शिक्षिका थी, तो वो भी वहाँ स्कूल में चली जाती थी और धीरे धीरे उन बच्चों के साथ उसकी भी निकटता बन गई, वो उसकी प्रिय हो गई। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। वह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता, कभी खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती। तो वो बच्चों से, स्कूल के बच्चों से सोना इतना हिल मिल गई थी, लेखिका कहती है, कि वो उन्हीं के इर्द गिर्द कूदफान करती रहती थी और दिन भर उनके साथ खेलती थी। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वो सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भय होता था कि मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वो पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती कि मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती थी। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि वो जब मैं खड़ी रहती थी घर के बाहर तो मेरे सिर के ऊपर से वो कूद जाती थी, लेकिन इतना ध्यान रखती थी कि मेरे सिर पर उसके पैर से चोट ना लगे। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती।
मेरे बैठे रहने पर वो साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों से ऐसे अनिर्वचनीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। अनेक विद्यार्थिनियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना था। वो तो उस दृष्टि को पहचानती थी जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था, और उन हाथों को जानती थी जिन्होंने यत्नपूर्वक दूध की बोतल उसके मुंह में लगाई थी। तो जो जो उसके साथ खेलता था, सोना के साथ जो उसे दूध पिलाता था, वो उससे स्नेह करने लगी, प्रेम करने लगी। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर से के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वो कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिचित से प्रभावित होना उसके लिए संभव नहीं था। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। अब यहाँ कहती कि जो जानवर होते हैं वो प्रेम को पहचानते हैं, कौन उन्हें प्रेम करता है और कौन उन पर क्रोध करता है। जानवर इसे भली भांति समझ लेते हैं। स्नेह से बुलाने पर वो गदगद होकर निकट आ जाता है और क्रोध करते ही सभीत और दयनीय बनकर दुबक जाता है। पर हिरन ये अंतर नहीं जानता। तो कहती कुत्ते को ये अंतर पता है कि क्रोध क्या है और स्नेह क्या है, लेकिन हिरन को ये बात नहीं पता है। अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वो अपनी चकित आंखों में और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता हो क्या ये उचित है। वह केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वीकृति बताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। मेरी बिल्ली गोधूली, कुत्ते हेमंत, वसंत, कुतिया फ्लोरा सबसे पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर लिया। अब लेखिका कहती कि मेरे घर में और भी बिल्ली भी पली थी, कुत्ते भी पले थे, और लेकिन शुरू शुरू में जब सोना वहाँ पर आई तो इन लोगों ने नाराज़गी व्यक्त की कि नया प्राणी आ गया है, लेकिन थोड़ी देर में सोना ने कुछ ही दिनों में उनसे मित्रता कर ली। फिर तो वो घास पर लेट जाती और कुत्ते और बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वो अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। अब सारे घर के जानवर आपस में खेलने कूदने लगे। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हरिण शावक से हरिणी में परिवर्तित होने लगी। माने जो सोना थी वो बच्चे से अब बड़ी हिरनी बनने लगी थी। उसके शरीर के पीताभ रोए ताम्रवर्णी झलक देने लगे। टांगे अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा अधिक बंकिम और लचीली हो गई, माने अब सोना बड़ी हो गई थी। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी, परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आँखों और दृष्टि में मिलती थी। आँखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत के स्फुरण हो। तो कहती सबसे अच्छी उसकी आँखें थी, वो बहुत ही चमकीली और काले में नीले रंग की आँखें बहुत ही अच्छी लगती थी। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत में 4 बच्चों को जन्म दिया और वो खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। तो यहाँ बताया उनकी जो बिल्ली थी फ्लोरा, उसने 4 बच्चों को जन्म दिया। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसको इतने लघु जीवों से घिरा देख उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। उसने देखा कि फ्लोरा जो है छोटे छोटे बच्चों से घिरी हुई है, तो उसकी आंखों में आश्चर्य आ गया। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंखें बंद रहने के कारण चींची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे हैं। तब से सोना के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच में लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, बसंत या गोधूली को अपने बच्चों के पास फटकने नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। तो फ्लोरा जो कुतिया थी वो अपने बच्चों को सोना के पास छोड़कर वो इधर उधर घूमने चली जाती थी। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया।
और मानो इस वृद्धि के उपलब्धि में आनंदोत्सव मनाने के लिए अत्यधिक देर तक मेरे सिर के आर पार चौकड़ी भरती रही। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। भक्तिन, अनुरूप आदि तो साथ जाने वाले थे ही। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रह सकती थी। तो यहाँ पर लेखिका कहती कि एक दिन गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ जाने का प्रोग्राम बना और फ्लोरा को मैंने अपने साथ इसलिए ले लिया कि फ्लोरा मेरे बिना रहती नहीं थी। सोना की सहज चेतना में ना मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था, ना प्रत्यावर्तन का। उसी से उसकी निराश जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया, माने पूरी गर्मी की छुट्टी बीत गई। जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। और 1 महीने के बाद लौटी तो लेखिका कहती जितने भी मेरे पालतू जीव थे वो मुझसे मिलने के लिए छटपटाने लगे। गोधूली मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे। पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी, क्योंकि वो अपना अलग उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। तो लेखिका कहती मैंने सोना को जब नहीं देखा तो पूछा सोना कहाँ है, तो सभी लोग वहाँ पर बिल्कुल निराश मन से मुझे देखने लगे। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के साथ तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ खोजती सी वो प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसका खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। उसके जीवन की रक्षा के लिए माली उसे एक रस्सी में बांधने लगा। एक दिन ना जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूल वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। सब सुनहले रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कराए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जनसंकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। सब सुनकर मैंने निश्चय किया कि अब हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरन पालना पड़ रहा है। तो यहाँ पर लेखिका ने अपनी पाली हुई सोना का यहाँ पर स्मरण किया है और उसका पूरा बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। ऐसा लगता है कि हम उसको खुद देख रहे हैं उस सोना को। तो बच्चों ये वीडियो था और इसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। हम इनके जीवन परिचय को भी देख लेते हैं। हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान रचनाकारों में से एक महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सुंदर रचनाएं की हैं। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि इनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। इनका निधन सन 1987 ईस्वी में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हुआ। मरणोपरांत 1988 में पद्म विभूषण की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। तो बच्चों ये आपका पाठ सोना था, जो रेखा चित्र था महादेवी वर्मा ने लिखा था। आपको पाठ अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।